जाना कि फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, उसके टाइप्स देखे। कल हम लोगों ने फ्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स देखा था कि हमारा जो होता है ऑर्डिनरी फ्रैक्शन क्या होता है, इसके पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, और हमारा यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बेसिस पे हम लोगों ने कल क्वेश्चन भी लगाए थे। इस टॉपिक के रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे कि हमारे ऑर्डिनरी फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाए थे। आज हम लोग अपना इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न हम लोगों का क्या होता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा दशमलव भिन्न क्या होता है, इसके हम लोग टाइप जानेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दो चीजें हम लोग और पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन का जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मतलब भिन्न की जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, तुलना कैसे की जाती है भिन्नों की, वो हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। और हम लोग एक चीज देखेंगे कि फ्रैक्शन के बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। फ्रैक्शन के हम लोग ऑपरेशन देखेंगे, किस टाइप के ऑपरेशन फ्रैक्शन पे वर्क करते हैं। तो आज हम लोगों का हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के बेसिस पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पे। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन क्या होता है, आपका बेसिकली थ्योरी पार्ट होता है, इस पे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कम होगी, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन पे आपकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होगी। और डेसिमल फ्रैक्शन ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे, प्लस इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आ चुके हैं। कल क्या होगा, कल की क्लास में हम लोग इसी के टॉपिक फ्रैक्शन के टॉपिक पे बेस्ड हम लोग 30 क्वेश्चंस लगाएंगे, 30-25 जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों की कमांड बन जाए फ्रैक्शन पे। प्लस हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन कल हम लोग इसी टॉपिक पे बेस्ड 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि पीवाईक्यूज बेस्ड होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या जो क्वेश्चन वो होंगे जो कुछ आ सकते हैं। कभी कभी पेपर में हम लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो कल हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि दशमलव भिन्न। आप लोग इसे हिंदी में लिख लीजिए कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, और जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो लोग डाल लें हेडिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग की देखिए क्या कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर रिटन इन द फॉर्म फॉर 10 की पावर n। मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर हमारा होता है वो 10 का मल्टीपल होता है, मतलब 10 की पावर्स में लिखा होता है। मतलब या तो हम लोग इसको एक तरीके से जान सकते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन हमारे वो होते हैं जिसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है हमारा हर, वो 10 की पावर n के फॉर्म में होता है। या जैसे कि इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं 10, 100, 200, 300। मतलब इस फॉर्म में अगर हमारा डिनोमिनेटर हो 1000, मतलब जीरोस हो लास्ट में जीरो। हम लोगों की देखिए दूसरी डिफिनेशन लिखी है, इन अदर वर्ड्स whose denominators is made up of the fraction form of zeros। मतलब जीरोस के फॉर्म में जो फ्रैक्शन हो आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब उन्हें हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, देखिए आप जैसे एग्जांपल दे रखा है, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास देख रहा है 1/10, तो जो हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है, हमारा जो हर है वो जीरोस के फॉर्म में दे रखा है, जो हमारा हर है वो जीरोस के फॉर्म में दे रखा है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.1। तो यही हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसे सॉल्व करने के बाद किसी डिजिट में भी डेसिमल आ जाए, आगे या पीछे डेसिमल आ जाए, तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन बन जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास दे रखा है
जैसे कि 1/100 लिख रखा है। अगर हम लोगों को इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बनाना है या कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस देखना है जितने जितने नीचे डेसिमल हैं उतनी डिजिट बाद हम लोगों को डेसिमल लगा देना है, जितने नीचे जीरोस हैं उतनी ही डिजिट बाद डेसिमल लगा देना है। तो 2 जीरोस हैं तो हम लोगों को 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना है, तो 0 और एक 1, 2 डिजिट बन गई, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। इसे हम लोग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। या कभी भी हमारा कोई भी डेसिमल दे रखा हो, जैसे अगर हम लोगों के पास दे रखा हो 0.5, अब हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जितने यहाँ पे डिजिट बाद डेसिमल लगा है उतना जीरो नीचे ऐड करना है। एक डिजिट के पहले लगा है तो हमें एक जीरो ऐड कर देना है, तो हमारा ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ये हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। वो भिन्न होते हैं, दशमलव भिन्न हमारे वो भिन्न होते हैं जिसमें जो हमारा हर होता है वो 10 की पावर n के फॉर्म में दे रखा हो, मतलब फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर रिटन इन द फॉर्म फॉर 10 टू द पावर n, या इसे दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं इन अदर वर्ड्स हुज डिनोमिनेटर इज मेड अप इन द फॉर्म ऑफ जीरोस, मतलब जिसका जो हर होता है वो जीरो के फॉर्म में दिया हो, आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। इसके आप लोग एग्जांपल नोट कर सकते हैं कि एग्जांपल इसके होते हैं 1/10 को हम लोगों ने दिखाया है, 1/100 को दिखाया है डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे, और जैसे 245/1000 लिखा है हमारे पास, जैसे लिखा है 245 अपॉन में लिखा है 1000 1000। अब हम लोग को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, जितने नीचे जीरोस लगे होंगे, जितने नीचे जीरो होंगे बस उतने डिजिट पहले हम लोगों को डेसिमल लगा देना है, तो इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा 245.0.245, क्योंकि 3 जीरो थे यहाँ पे तो हम लोगों ने 3 डिजिट पहले हम लोगों ने अपना क्या लगा लिया, डेसिमल लगा लिया। 3 डिजिट थी तो हम लोगों ने 3 डिजिट के पहले ये डेसिमल ऐड कर दिया है, तो यही हमारा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स पढ़ेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन के दो टाइप्स क्या होते हैं। हिंदी वाले अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भिन्न जिनमें हर भिन्न वे भिन्न जिनमें हर 10 की पावर n के रूप में वे भिन्न जिसमें हर 10 की पावर n के रूप में दिया हो क्या कहलाता है, हमारा दशमलव भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, वे भिन्न जिसमें हर 10 की पावर n के रूप में दिया गया हो वो हमारा कहलाता है दशमलव भिन्न। हिंदी वाले नोट डाउन कर सकते हैं, वो भिन्न जिसमें हमारा जो हर होता है वो 10 की पावर n के रूप में दिया गया हो हमारा दशमलव भिन्न होता है। इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जैसे आप दे रखा है, या कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। अगर हम लोगों के पास दिया है 1/10, तो इसको अगर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.1। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे हमारे पास दे रखा था 4, 5 और 6 और नीचे दे रखा था 1000। अगर हम लोगों को इसको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 0.456। यहाँ पे आप एक और लिख सकते हैं 56/10 दे रखा है अगर हमारे पास, इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में अगर करना चाहें तो ये हमारा आएगा 5.6। समझिए 5.6 हमारा इसलिए आया क्योंकि जो हमारे पास जीरो दे रखे थे, एक जीरो दे रखा था, हम लोगों ने एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, एक डिजिट पहले। यहाँ हमारे पास 3 जीरो दे रखे थे तो हम लोगों ने 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया। यहाँ हमारे पास एक जीरो दे रखा था तो हम लोगों ने एक डिजिट के पहले पॉइंट यूज किया। तो हिंदी वाले लिख लें, वे भिन्न जिसमें हर 10 की पावर n के रूप में दिया हो वे हमारे सारे दशमलव भिन्न कहलाते हैं। इसके बाद दशमलव भिन्न के दो प्रकार होते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन
और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शांत और अशांत भिन्न। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं शांत भिन्न और अशांत भिन्न। तो आप लोग लिख लीजिए दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा आता है शांत दशमलव, एक हमारा आता है शांत दशमलव, और एक हमारा होता है अशांत दशमलव। एक हमारा होता है शांत दशमलव और एक हमारा होता है अशांत दशमलव। लिख लीजिए आप लोग इसको कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है यानी हमारा दशमलव भिन्न होता है, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के दो और पार्ट होते हैं, पर उससे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं। हिंदी वाले लिख लें और इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और जो हमारा शांत दशमलव बोलते हैं, जो शांत दशमलव होता है, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और जो हमारा अशांत दशमलव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हमारे जो अशांत दशमलव होता है, इसको हम लोग दो फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे अशांत दशमलव को हम लोग दो फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अशांत दशमलव को हम लोग दो फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अशांत दशमलव में हमारे जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है आवर्ती दशमलव, एक अशांत अनावर्ती दशमलव। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, तो हमारा आता है अशांत आवृत्ति दशमलव, और एक होता है हमारा अशांत अनावृत्ति दशमलव। एक हमारा होता है अशांत आवृत्ति दशमलव और एक हमारा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, जिसे हम लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो जो हमारा अशांत आवृत्ति होता है मतलब होता है रिकरिंग, और ये होता है नॉन रिकरिंग, यानी जैसे हम लोग कहते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जो हमारा अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है, ये हमारा होता है रिपीटिंग, और जो अशांत अनावृत्ति होता है, ये होता है नॉन रिपीटिंग। इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये सारे पार्ट्स में हम लोग इनकी डिफिनीशन देखेंगे, इनके टाइप देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनको हम लोग सीखेंगे आगे। सबके बेसिस पे एक एक एग्जांपल लगाएंगे। ये हमारे सबके बेसिस पे हम लोग एक एक एग्जांपल देखेंगे कि हमारे दशमलव भिन्न क्या हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, और इस अशांत दशमलव के दो पार्ट को हम लोग ने डिवाइड किया। एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, जिसे हम लोग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा शांत दशमलव क्या होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शांत दशमलव होते हैं वो कौन से होते हैं।
चलिए अब हम लोग हेडिंग डाल लीजिए शांत दशमलव, ये हटाए दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हमारा होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी कि शांत दशमलव। हेडिंग लिख लेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हमारा शांत दशमलव, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे जिसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी शांत दशमलव। अब चलिए देखते हैं हम लोग हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसको हम लोग डेसिमल के बाद एक एंडिंग वैल्यू हो जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 हो और जो हम लोगों का पूरा टर्मिनेट हो जाए यानी कि पूरा विभाजित हो जाए, मतलब जो फ्रैक्शन हमारी पूर्णता कट हो जाए, मतलब पूर्ण विभाजित हो जाए, उसको हम लोग हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिनीशन लिखी है कि हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन से होते हैं। इफ द रिमाइंडर ऑफ द फ्रैक्शन एंड्स अप विद 0, मतलब जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 आए या 0 से खत्म हो, उन फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी कि शांत दशमलव हम लोग कहते हैं। या हिंदी वाले अगर जानना चाहें तो वो भिन्न हमारे वो भिन्न जिसमें हमारा जो शेषफल होता है वो 0 आए, वो हमारे सारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग डिफिनीशन लिखना चाहें, अगर हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर दूसरी हम लोग इसके अलावा डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द फ्रैक्शन दैट कैन बी डिवाइडेड, द फ्रैक्शन दैट कैन बी हम लोग का जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग एक नॉन एग्जिस्टिंग फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग फ्रैक्शन मतलब जिसकी कोई वैल्यू मतलब जो हो वो एंड हो जाए, मतलब हमेशा समाप्त हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, तो इसको हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं द फ्रैक्शन दैट कैन बी डिवाइडेड to the whole value after decimal point, the fraction that can be divided to the whole value after decimal point। इस लाइन का अर्थ अभी मैं बताता हूं। एग्जाम्पल से एक समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है 1/4 और इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख रखी है 0.25। मतलब ये लाइन हमारी ये कह रही है कि द फ्रैक्शन दैट कैन बी डिवाइडेड टू द होल, मतलब हम लोगों को पूरा डिवाइड करना है फ्रैक्शन को, और जो वैल्यू होगी आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद एक वैल्यू जो होगी हमारी एंड करेगी, मतलब ये चलती नहीं रहेगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। मतलब जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू होती है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, पूर्णता कभी भी विभाजित नहीं होती, उसके पॉइंट चलते रहते हैं 8 4 2 6। जैसे आप लोग इससे समझिए, जैसे हम लोगों को दे रखा है 1/4, तो इसको हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे। अब 1 तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। अब 4 2 जा 8 होता है तो हम लोग ले लिखा 2 और 8, यहाँ हमारा आया 2। अब हम लोग एक और 0 लेंगे कैरी, और 4 5 जा 20 होता है हमारा। तो अब देखिए हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो 0 आया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, और जो हमारी वैल्यू है वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। मतलब ये प्रोसेस अब आगे नहीं चलेगा क्योंकि 0.25 पर ही ये पूरा फर्दर टर्मिनेट हो गया। तो जो हमारी ऐसी डेसिमल जो हमारी पूर्णता विभाजित हो जाए, मतलब जो डेसिमल के पास है एक उसका एंड हो, मतलब नॉन एंडिंग ना हो, उसका एक एंड हो उसके आंसर का,
तो वो हमारी कैसी डेसिमल होती है, हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी सारी डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, मतलब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। आप लोग और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है हमारे पास 5/8। अगर हम लोग 5/8 को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का एक टाइम पर आएगा 0, 5, 6, 2 और 5, ये हमारा आएगा। इसके बाद हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, मतलब इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं होगी, हमारा यहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाएगा। 6 to 5 के बाद हमारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो उस टाइप की जो हमारी डेसिमल होती हैं, मतलब शांत दशमलव जो होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है 3/5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.6 आएगा, और उसके बाद ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि 5 6 30 होता है, और अगर हम लोग 0 लेंगे और 6 से पूरा, ये 5 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। हमारा 30 पे 6 5 6 30 होता है, तो हमारा आंसर आएगा 0.6। अब हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, या हमारे अशांत दशमलव क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने शांत दशमलव में पढ़ा कि ये होल में डिवाइड हो जाता है, मतलब डिवाइड होल में हो जाता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ऐसे ही जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर हो जाता है, और वो जो हमारी वैल्यू होती है वो रिपीट करती रहती है, मतलब उसका कोई एक एंड नहीं होता, एंडिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग में लिख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग की हेडिंग डाल लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग। फ्रैक्शन यानी कि अशांत दशमलव। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव, हिंदी वाले लिख लें अशांत दशमलव। हमारे नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। अब देखिए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या लिखी है। दीज डेसिमल फ्रैक्शंस आर डेसिमल फ्रैक्शन दैट विल बी नेवर एंड, दैट विल नेवर हैव एनी एंड। देखिए लिखा है नेवर एंड, मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। जब हम लोग इसका डिवीजन करेंगे या इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, तो एक नंबर बार बार रिपीट भी हो सकता है, या एक कंटिन्यूसली नंबर की सीरीज चलती रहेगी, मतलब ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा, इसका कोई भी एंड नहीं होगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो लिखा है these decimals are decimal fraction that will never end after the decimal point, even predictably repeat one or more numbers। in other words, हम लोग कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स एज वी कैन रिप्रेजेंट देम एज p अपॉन q, वेयर q विल नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोगों का ये किस टाइप के रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये हम लोगों के इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये कभी भी एंडिंग नहीं होंगे। जैसे हिंदी वाले लिख लें, हिंदी वाले लिख सकते हैं ऐसे दशमलव, हिंदी वाले अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं ऐसे दशमलव जिन्हें हल करने पर ऐसे दशमलव जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद ऐसे दशमलव जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, वो हमारे कैसे होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं। ऐसे दशमलव जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं,
वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी कि अशांत दशमलव कहलाते हैं। मतलब वो फ्रैक्शन जो कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस को फॉलो करें वो हमारे सारे कैसे होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा है 1/3 और इसकी वैल्यू है 0.333, मतलब ये चलती रहेगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा। ये ऐसे ही वैल्यू 0.33333, मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होगा। ये जो हमारा 1/3 है ये कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होगा, कंप्लीटली कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन अगर हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, जो हमारी पाई की वैल्यू होती है बेटी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये आएगा 3.148142, मतलब ये एक सेंस चलती रहेगी, एक सीरीज चलती रहेगी, ये कभी भी एंड नहीं होगी। जो हमारी पाई की वैल्यू है वो कभी भी हमारी एंड नहीं होगी। तो ये सारी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के अंदर आती हैं। मतलब वो फ्रैक्शन जिन्हें हम लोग कंप्लीटली टर्मिनेट ना कर सकें वो सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम लोग दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, एक हमारा होता है रिकरिंग फ्रैक्शन और एक होता है हमारा नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है और हमारा नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि अशांत अनावृत्ति दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होते हैं। तो हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा होता है रिकरिंग और एक हमारा होता है नॉन रिकरिंग। या रिकरिंग को हम लोग लिख सकते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग को हम लोग लिख सकते हैं रिपीटिंग, और नॉन रिकरिंग को हम लोग लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग। चलिए इसे हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, और इसे हम लोग कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिकरिंग क्या होते हैं और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। तो जैसे हम लोगों की जो रिकरिंग की डिफिनीशन है वहां पे लिखा है दोज फ्रैक्शन, मतलब ऐसे भिन्न इन विच रिपीटिशन ऑफ द सेम वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज रिकरिंग फ्रैक्शन। मतलब जिनमें दशमलव के बाद सेम वैल्यू का रिपीटिशन हो वो सारे हमारे कैसे होते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि रिपीटिंग या अशांत आवृत्ति दशमलव होते हैं। मतलब डेसिमल के बाद हमारी सेम वैल्यू का रिपीटिशन हो तो वो सारे हमारे रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर हमारे जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो बार बार डिवाइड कर रही हो 181818, या हम लोग लिख सकते हैं 0.3333, मतलब ऐसे ही एक वैल्यू रिपीट कर रही हो, वैल्यू हमारी रिपीट कर रही हो डेसिमल पॉइंट के बाद, जो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो सारी वैल्यू हो वो हमारी रिपीट कर रही हो, वो हमारे होते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। और हमारे नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, जिसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो कभी भी रिपीट नहीं करती है, जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू, ये हमारी नेवर एंडिंग वैल्यू होगी, जो कि जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं करती है कोई भी। इसमें जो डेसिमल प्लेस के बाद जो वैल्यू होती है वो कभी भी रिपीट नहीं करती है। लिख सकते हैं आप लोग, इसमें जो डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यू होती है वो रिपीट करती है,
पर इसमें जो डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यू होती है वो हमारी रिपीट नहीं करती है। आप लोग इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो खुद से लिख सकते हैं कि जो हमारे रिकरिंग डेसिमल होते हैं जिसमें हमारी जो डेसिमल प्लेसेस के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारी रिपीट होती है, और नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग मतलब जो डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारी वैल्यू रिपीट ना करें वो हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ये रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जैसे हम लोगों के पास अगर दे रखा हो 0.333, जैसे हम लोगों के पास दे रखा है 0.333, तो जो हमारे रिकरिंग डेसिमल होते हैं इनको हम लोग एक लाइन से डिनोट कर सकते हैं। अगर जो हमारा रिपीटिशन है तो एक लाइन होती है बार, अगर हम उस वैल्यू के ऊपर लगा देंगे तो उसका मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली रिपीट कर रही है, मतलब वो नंबर जो है हमारा रिपीट कर रहा है। अगर हम लोगों के पास जैसे बार का यूज होता है कि अगर हम लोगों के पास दे रखा हो 0.3 और 3 के ऊपर अगर हम लोगों ने बार लगा दिया है ऐसे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू और कुछ नहीं ये हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 0.3 बार की वैल्यू होगी। यानी इस बार का मतलब होता है कि जो जिस भी वैल्यू पे ये बार लगा है वो वैल्यू हमारी कंटिन्यूअसली रिपीट कर रही है। अगर हम लोगों को 0.181818 लिखना है तो हम लोग जस्ट कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये जो वैल्यू होगी हमारी इस वैल्यू को अगर हम लोगों को बार के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिख देंगे 0.18 और जो 18 होगा उसके ऊपर हम लोग लगा देंगे बार। ये बार लगाने से पता चल जाता है कि जो हमारी वैल्यू होगी वो बार बार रिप्रेजेंट मतलब बार बार रिपीट कर रही होगी, रिपीटिंग होगी वैल्यू, और वही सेम वैल्यू बार बार रिपीट होगी हमारी, मतलब ये जो हमारा 18 होगा इसका रिपीटिशन होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जो बार बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए कि ये जो रिपीटिशन होता है इसको हम लोग एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ दैट नंबर। बार का मतलब होता है वो जो हमारा नंबर रिपीट कर रहा है उसी का बार बार रिपीटिशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ने पढ़ दिया नॉन रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि देखिए देखिए रिकरिंग में हम लोगों के पास क्या लिख रखा है, लिख रखा है दोस फ्रैक्शन इन विच, लिख रखा है दोस फ्रैक्शन इन विच द रिपीटिशन ऑफ सेम वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज रिकरिंग फ्रैक्शन। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सेम वैल्यू का रिपीटिशन हो तो वो हमारे रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग में हमारे पास दे रखा है दोस फ्रैक्शन इन विच देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ द सेम वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब दशमलव के बाद सेम वैल्यू का रिपीटिशन ना हो तो वो सारे हमारे हमारे होते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। अब ये जो हमारे रिकरिंग होते हैं इनको हम लोग इस टाइप में लिखते हैं, जैसे 0.333 देखिए यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, और 1.7 यहाँ पे भी देखिए 142857, फिर लिखा है 142857। मतलब ये जो रिपीटिशन हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू के बाद हो। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और उसे देखते हैं कि अगर 5 वैल्यू के बाद कंटिन्यूअसली रिपीटिशन हो रहा है एंडिंग सीरीज में तो वो भी हमारा रिकरिंग फ्रैक्शन के अंदर आता है। और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन जैसे हमारा -√2 या √7 ये सारे हमारे नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन होते हैं, जिसे हम लोग इरेशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सॉल्विंग ऑफ रिकरिंग फ्रैक्शन कि हम लोग रिकरिंग फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिकरिंग फ्रैक्शन होता है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिकरिंग फ्रैक्शन में हम लोगों को दो चीजें या 3 पॉइंट हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि रिकरिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। कि पहले हम लोग लिखते हैं जो फर्स्ट राइट द नंबर इन द ओरिजिनल फॉर्म, जो भी हमारा नंबर दे रखा है उसको जनरली ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारा नंबर होता है उसको मतलब पहले हम लोग सही से लिखते हैं कि हमारा नंबर क्या है, ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। फिर जो होगा राइट 9 ऑन द डिजिट बिलो विच देयर इज ए बार, मतलब उन डिजिट्स के नीचे हम लोगों को 9 लिखना है जिनके ऊपर बार लगा हो, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उसके नीचे हम लोगों को क्या लिखना है 9। तीसरा पॉइंट है राइट एज मेनी जीरोस, मतलब हम लोगों को उतने जीरोस लिखने हैं बिलो द डिजिट दैट डू नॉट हैव बार, मतलब
जो बार है, जिन डिजिट के ऊपर बार है उसके नीचे हम लोगों को 9 लिखना है, और जो हमारी लेफ्ट डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है उनके नीचे हम लोगों को क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या रखा है, द डिजिट दैट आर नॉट बार सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। मतलब जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ओरिजिनल वैल्यू ली है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 0.18, ये हमारे पास दे रखा है और इसमें 8 के ऊपर बार है। तो देखिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट देखते हैं। पहले हम लोग ने लिखा है फर्स्ट राइट द नंबर इनटू ओरिजिनल फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर दे रखा है इसको हम लोग पहले ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस नंबर को जब हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे 0.18, इसको हम लोग लिख लिए 18, ओरिजिनल फॉर्म में लिख लिए जो हमारा भी नंबर है। अब हम लोगों से दूसरा पॉइंट क्या रखा था, राइट 9 ऑन द डिजिट बिलो विच देयर इज ए बार। मतलब अब हम लोगों के पास देखना है कि एक डिजिट के ऊपर बार है, ये हम लोगों को देखना है, चेक करना है कि एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम लोग सिर्फ एक 9 लिखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम लोगों से क्या क्या रखा है, राइट एज मैनी जीरोस बिलो द डिजिट दैट आर नॉट बार। मतलब उतने जीरोस लिखने हैं कि जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उतने हम लोगों को जीरो लिखने हैं। तो देखते हैं हम लोग कितने डिजिट के ऊपर जीरो नहीं लगा है। तो हम लोगों के पास एक डिजिट के ऊपर जीरो नहीं लिखा है, तो हम लोग एक डिजिट एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, हम लोग एक जीरो बढ़ा देंगे कि हमारे एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो हम लोग एक जीरो बढ़ा देंगे। अब तीसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या रखा है, तीसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या रखा है कि द डिजिट दैट आर नॉट बार्ड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। मतलब जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसे हम लोग को ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक के ऊपर बार नहीं लगा है और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 18, तो इसमें से हम लोग एक माइनस कर देंगे। हम लोग एक माइनस कर देंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 17/90, ये हमारा सोल्यूशन होगा। तीनों पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, एक बार फिर समझ लेते हैं, आप लोग समझ लीजिए इसे कि कैसे किया है। देखिए पहले जो हम लोगों के पास नंबर दे रखा था, ये नंबर दे रखा था, इसे हम लोगों ने ओरिजिनल फॉर्म में लिख लिया 18, 18 फॉर्म में लिख लिया। अब लिखा है राइट 9 ऑन द डिजिट विच बिलो देयर इज बार। एक ही बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम लोगों ने एक 9 लिख लिया यहाँ पे। अब लिखा है जितने पे बार नहीं है, मतलब उन जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके नीचे हम लोग क्या लिखना है, उतने ही जीरोस लिखने हैं। अगर दो डिजिट के नीचे बार नहीं होगा तो हम लोगों को दो डिजिट दो जीरो नीचे लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ये हमारा जो 1 है इसके ऊपर बार नहीं है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, एक जीरो बढ़ा दिया। अब तीसरा लास्ट और पॉइंट हमसे कह रहा है द डिजिट दैट आर नॉट बार सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो हमारे ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम लोगों ने 18 में से एक माइनस कर दिया, तो हमारी वैल्यू आई 17/90। ऐसे ही अगर हम लोगों के पास यहीं पे ये दे रखा होता कि सेम क्वेश्चन दे रखा होता और हम लोगों के पास दे रखा होता 18, 18 दे रखा होता और कह रखा होता जो हमारा बार था वो दोनों डिजिट के ऊपर लगा होता, मतलब 18 पे लगा होता, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग इस चीज का सोल्यूशन कैसे करते। तो हम लोग को कुछ नहीं करना था, हम लोगों को जस्ट लिखना था 0, 18 हम लोग लिखते। अब हम लोगों को पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना था, तो हम लोग 18 लिखते। दूसरा पॉइंट हम लोगों से क्या कर रहा है, जितने बार होंगे उतने हम लोगों को नीचे 9 लिखने पड़ेंगे। तो दो डिजिट पे हम लोगों का बार था, दो डिजिट पे बार था, तो हम लोग क्या लिखते, सिंपली 2 9 लिख देते, 18/99 आता। तो हम लोग इसे क्या करते, अब देखिए यहाँ पे अनबार्ड कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई भी डिजिट नहीं जिसके ऊपर बार ना लगाओ। तो हम लोग को क्या करना है, ये वाला परफॉर्म ही नहीं करना है, ये वाला नहीं परफॉर्म करना है, क्योंकि जब किसी डिजिट पे बार ही नहीं लगा है तो उसको हम लोग फर्दर डिवाइड, तो हम लोग बस क्या करेंगे, सिंपली इसे डिवाइड कर लेंगे। 9 दूनी 18 होता है और इसे हम लोग 11 बार काटेंगे, तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा, तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 2/11। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिन इस रिकरिंग को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होता है कि जहां पे बार लगा होता है उसके नीचे हम लोगों को 9 लिखना होता है, और जितनी भी अनबार्ड होती है जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता उसके नीचे हम लोगों को उतने ही जीरोस लगाने पड़ते हैं। एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हम लोगों के पास दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चन दे रखा है कि 0.33, लेकिन देखना पड़ेगा हम लोगों को एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है 0.33। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे यहीं पे मैं सॉल्व करके आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग के पास 33 पे बार लगा है, तो पहले क्या करना है, 0.33 को हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसे लिख लेंगे 33।
अब एक ही 3 के नीचे बार लगा था तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे 90, और एक अनबार थी तो हम लोग इसे 90 लिख लेंगे। और हम लोगों के कौन सी डिजिट के बार नहीं लगा है, किस डिजिट पे बार नहीं लगा है, 3 पे बार नहीं लगा है, तो हम लोग इसको ओरिजिनल नंबर से क्या कर देंगे माइनस। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 30/90। और जब हम लोग इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 1/3, मतलब 1/3 हमारी वैल्यू आएगी। अगर हम लोग इसे 30 से ही काटेंगे तो हमारी आएगी 1/3। जैसे कि आपको देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 0.3 और 3 के ऊपर बार, तो क्या किया, पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखी, फिर जिसके ऊपर बार था उसके नीचे एक 9 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं था उसका 0 लिख दिया, फिर क्या किया, जिसके ऊपर बार नहीं था उस वैल्यू को हम लोगों ने ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर दिया, और हमने उसको सॉल्व कर लिया 30/90 यानी कि 1/3। तो हम लोग समझ गए होंगे कि बार वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, रिकरिंग क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो भिन्नों की तुलना होती है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस बनाइए। जरूरी नहीं जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वही आप करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। जरूरी नहीं कि यूजीसी नेट से ही कंपैरिजन हो या उसी के रिलेटेड हो। आप लोग फ्रैक्शन टॉपिक डालिए, फ्रैक्शन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, तो आपकी क्या होगी, इससे प्रैक्टिस अच्छी होगी। जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो आप लगाइए, और मैं तो आपके साथ हुई, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। पर आप भी, जैसे आप 0.18 लिख रखा था, इसकी जगह आप कोई और वैल्यू ले लेते और देखते क्या वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, या वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। जैसे कल मैंने आपको ऑर्डिनरी फंक्शन बताया, तो आप क्या लीजिए, फ्रैक्शंस लीजिए, और उसमें देखिए कि वो मिक्स फ्रैक्शन है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या ऑर्डिनरी फ्रैक्शन है, या यूनिट फ्रैक्शन है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो माइंड होगी वो जनरेट होगी, और माइंड आपका तेज होगा, मतलब स्टेबिलिटी आएगी कि हम लोग कितनी जल्दी सोच सकते हैं। आपकी जो थिंकिंग होगी वो बढ़ेगी, हमारा जो माइंड सेटअप होगा वो अच्छा होगा कि हम लोगों को करना क्या है। तो इसीलिए आप अपने मन से क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन होता है, मतलब भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। चलिए अब हम लोगों के पास दे रखा है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में दे रखा है पहला पॉइंट है व्हेन द फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर, मतलब जो फ्रैक्शन दिया गया होगा, जो भी हमारा भिन्न भिन्न दे रखा होगा, अगर जो उसमें जो अंश होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो हमारा दिए गए भिन्न का अंश होगा अगर वो कांस्टेंट होगा, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, तो जो जिसका हर होगा वो सबसे छोटा होगा, इज द लार्जेस्ट, वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। एंड द फ्रैक्शन विद द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर, और जिसका जो हर होगा वो सबसे बड़ा होगा, वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। समझिए इसे, हिंदी में हम लोग इसे लिख सकते हैं, अगर हिंदी में हम लोग इसे लिखना चाहें तो हिंदी वाले लिख सकते हैं, जब भिन्न का अंश समान हो, तब आप लोग इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखिए तो जल्दी समझ आएगा। मतलब जब हम लोगों का जो न्यूमरेटर होगा वो अगर कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम होगा, जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या है कि द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, मतलब जो सबसे छोटा हर होगा, सबसे छोटा हर, जो सबसे छोटा हर होगा वही क्या होगा, वही सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा भिन्न होगा। और जब दूसरी पॉइंट दे रखा है, जब
सबसे बड़ा हर, सबसे बड़ा हर वही हमारा क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। आइए समझते हैं इस बात को कि हमारी ये लाइन क्या कह रखी है। तो कह रखा है जब भिन्न का अंश समान हो तब जो सबसे छोटा हर होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे बड़ा हर होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। व्हेन द फ्रैक्शन हैज द सेम न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज द लार्जेस्ट एंड द फ्रैक्शन विद द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो जैसे हम लोगों के पास इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, पहले हम लोग दोनों पॉइंट समझ लेते हैं। दोनों दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या रखा है, ये जो है ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास दे रखा है व्हेन फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू डिनोमिनेटर, मतलब जब जो है जो हमारा दिया गया भिन्न है अगर उसका जो हर होता है वो समान हो। अंश पहले पॉइंट में हम लोगों का क्या था, अंश समान होता था, और दूसरे पॉइंट में है व्हेन द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, मतलब जो हर है वो समान हो। तो क्या होता है, द फ्रैक्शन विद द लार्जेस्ट न्यूमरेटर, मतलब जो सबसे बड़ा हमारा अंश होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा वही हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, मतलब लार्जेस्ट भिन्न होगा। एंड द वन विद द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर, और जिसका जो हमारा अंश होगा वो सबसे छोटा होगा, वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। तो दूसरा पॉइंट है जब भिन्न का हर, जब भिन्न का हर समान हो तब, जब भिन्न का हर समान हो तब हमारे पास दे रखा है, तब दो पॉइंट लिख लीजिए आप। सबसे छोटा जो हमारा सबसे छोटा अंश होगा, जो हमारा सबसे छोटा अंश होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, सबसे सबसे छोटा भिन्न होगा। वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा, और जो हमारा सबसे बड़ा अंश होगा वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो हम लोग ये कंपैरिजन कब दे रखे होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जब हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन की सीरीज दे रखी है और उसमें हमसे पूछा गया है कि ये फ्रैक्शन असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो फ्रैक्शन होता है उनको कंपैरिजन करते हैं। मतलब जो दो फ्रैक्शन होंगे या फ्रैक्शन की जो सीरीज होगी उसको हम लोग आपस में कंपैरिजन करके ही तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। घटते से बढ़ते क्रम में हम कब लिख लेंगे, जब हमें सबसे बड़ा भिन्न पता होगा और जब सबसे छोटा भिन्न पता होगा, तभी हम लोग उसे घटने से बढ़ने से उसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को जब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया जाएगा सवाल में, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ा भिन्न होगा उसको देखेंगे और जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो देखेंगे, और उसी के बेसिस पे हम लोग जो सीरीज होगी उसको सॉल्व करेंगे और छोटे से बड़े और बढ़ते से घटते क्रम में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों से कह रखा है जब भिन्न का अंश समान हो, जब भिन्न का अंश समान हो तो जो सबसे छोटा हर होता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है, जो सबसे बड़ा हर होता है वही सबसे छोटा भिन्न होता है। और जब भिन्न भिन्न का हर जो होता है वो समान हो तो जो सबसे छोटा अंश होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है, जो सबसे बड़ा अंश होता है वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होता है। अब देखिए इंग्लिश में कह रखा है व्हेन द फ्रैक्शन हैज द सेम न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर हम लोगों का सेम होता है तो जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होता है वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता है, और जो हमारा लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल दे रखा है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इस पे देखिए दो एग्जांपल दे रखे हैं, दोनों एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। देखिए हम लोगों के पास पहली सीरीज क्या दे रखी है, हम लोगों के पास पहली सीरीज दे रखी है 3/5, और हम लोगों के पास दे रखा है 3/7, हमारे पास दे रखा है 3/11, फिर हमारे पास दे रखा है 3/13,
और फिर हमारे पास दे रखा है 3/16। ये हमारी सीरीज दे रखी है फ्रैक्शन की, ये हमारी फ्रैक्शन की सीरीज दे रखी है। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है, ये जो हमारी सीरीज के न्यूमरेटर है, ये क्या है, ये हमारे सारे कांस्टेंट हैं। ये जो हमारी सीरीज है इसके न्यूमरेटर जो है ये हमारे कांस्टेंट हैं, यानी कि सेम है, सारे न्यूमरेटर कांस्टेंट हैं, सेम है। अब हम लोगों को क्या बताया गया है कि जो जो हमारा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। मतलब जो डिनोमिनेटर जो हमारा हर होगा वो जो हर सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा, और जो हर हमारा सबसे छोटा होगा वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जिसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमारा किसमें दे रखा है, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो हमारा किसमें दे रखा है इसमें। अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है वो हमारा ये है 16, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर हमारे पास दे रखा है 5। देखिए ये हमारे पास सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है 5। तो जो हमारी 3/16 होगी, जब बड़ा डिनोमिनेटर हो तो जो हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यू 3/16 ये क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट, ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और जो हमारा ये 5 है, 3/5, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये हमारी कैसी वैल्यू हो जाएगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब डिनोमिनेटर जो हमारा सबसे बड़ा होगा वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू होगी, और जो डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो जैसे ये सीरीज दे रखी थी इसको मैंने समझा दिया, ऐसे ही हमारे पास दूसरे पॉइंट को समझाने के लिए सीरीज है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या कह रखा है कि अगर हमारी जो सीरीज है वो इस फॉर्म में दे रखी हो, सीरीज दे रखी है 2/5, 2/3 सॉरी, हमारे पास सीरीज दे रखी है 2/3, और दे रखा है 5/3, दे रखा है 60/3, और दे रखा है 1/3, और दे रखा है 11/3। ये हमारी सीरीज दे रखी है फ्रैक्शंस की। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें दूसरे पॉइंट में क्या है, हमारे जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, यानी कि सेम है, सेम डिनोमिनेटर है। तो अब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, और जिसका न्यूमरेटर हमारा सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो हम लोग फ्रैक्शन में देखते हैं, इसमें क्या रखा है देखते हैं। अब हम लोगों की सबसे बड़ी वैल्यू उसमें कौन सी है, 11/3, और हमारी सबसे छोटी वैल्यू है 1/3। तो यानी कि जो हमारा 11/3 फ्रैक्शन होगा यही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे लार्जेस्ट भिन्न होगा। और जो हमारी 1/3 दे रखी है वैल्यू, ये जो हमारी 1/3 दे रखी है यही हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, क्योंकि दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, लिख सकते हैं आप लोग इसे, कि ये जो हमारा 11/3 होगा ये क्या होगा, ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जो हमारा ये 1/3 होगा ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर यही हमसे पूछ लिया जाए, इसे हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े के टर्म में लिखना है, तो हम लोग इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। इस सीरीज को अगर हमसे पूछ दिया जाए कि हमको ये जो दी गई श्रृंखला इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम लोग को छोटे से बड़े में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 1/3, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2/3, फिर हम लोग लिखेंगे 5/3, फिर हम लोग लिखेंगे 7/3, और फिर हम लोग लिखेंगे 11/3। अब हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, या बड़े से छोटे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूज की कंपैरिजन करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू का कंपैरिजन जो होता है वो 2 पॉइंट से किया जाता है,
कि जो हमारे अगर जब न्यूमरेटर हमारा कांस्टेंट हो या जब हमारा डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो। जब हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है, जो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वही हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और जो हमारा डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वही हमारी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जबकि दूसरे पॉइंट में जब हमारा डिनोमिनेटर कांस्टेंट होते हैं, तो जो हमारी जो सबसे छोटी न्यूमरेटर वैल्यू होगी वही हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू होगी, और जो हमारा लार्जेस्ट न्यूमरेटर होगा वही हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू होगी। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शंस पे ऑपरेशन किस टाइप के हम लोग ऑपरेशन फ्रैक्शन पे परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन पे किस टाइप के हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब ऑपरेशंस का मतलब होता है कि फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, या उसे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और डिवाइड कैसे कर सकते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि हम लोग फ्रैक्शन पे किन किन ऑपरेशन को वर्क करेंगे। तो हमारे मेनली जो फ्रैक्शन होता है उसमें 4 ऑपरेशन यूज होते हैं। एक हमारा होता है एडिशन, एक होता है सब्सट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट हमारा आएगा डिवीजन। अब हम लोग एक एक करके इनको सबको डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। इन सबको हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शंस का हम लोग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहला ऑपरेशन आप लोग लिख लीजिए। पहला हम लोग देखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोगों के पास क्या दे रखा है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो लिखा है फॉर एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग द फ्रैक्शन वी यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू राइट द फ्रैक्शन विद ए कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब हम लोगों को डिनोमिनेटर कॉमन देखना पड़ेगा, और फॉर अनकॉमन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन विद अनकॉमन डिनोमिनेटर वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों को निकालना पड़ेगा ऑफ द फ्रैक्शन। अब देखिए हम लोग इसे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चन दे रखा है 1/6 प्लस 3/4। क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या क्या रखा है, 1/6 प्लस 3/4, ये हम लोगों के पास क्वेश्चन दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं कि एडिशन कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमसे क्या रखा है, अगर हम लोगों के पास डिनोमिनेटर जो होते हैं वो अगर कॉमन हो तो हम लोग इसको इजिली ऊपर वाले को हम लोग जो हमारे न्यूमरेटर होंगे उनको ऐड करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा। अगर हम लोगों के पास दे रखा है 3/5 और हम लोगों को पास दे रखा है 7/5, अगर हम लोगों को ये दे रखा हो क्वेश्चन, तो हम लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है। हम लोगों को बस देखना है डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये हमारी क्या है, सेम है। अगर हम लोगों की जो डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होगी फ्रैक्शन में, तो हम लोगों का जो न्यूमरेटर पार्ट होगा हम लोगों को उससे डिवाइड, उसको ऐड कर देना है, और सिंपली जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, कॉमन डिनोमिनेटर होगा, उससे डिवाइड कर देना है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा हम लोगों को न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर देना है। तो जब हम लोग इसको न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 3 10, और सिंपली जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होगा उससे हम लोगों को डिवाइड कर देना है। तो कॉमन डिनोमिनेटर है 5, तो हमारा ये आंसर आएगा इसका 2। जब हम लोग इसे काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ये 2 बार में जाएगा तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2। तो मतलब कहने का मतलब ये है, पहला पॉइंट हम लोगों का ये बता रहा है कि जब हम लोगों के कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट न्यूमरेटर वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लेते हैं, अंश की संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं, और जो हमारा हर होता है, जो हमारा कॉमन हर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट हमसे कह रखा है फ्रैक्शन इज अनकॉमन डिनोमिनेटर, जब हम लोगों की जो होती है हर हर जो हो वो हम लोगों का कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों को 6 और 4 दे रखा है, तो हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एलसीएम जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो 6 और 4 का अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है तो हम लोग इसे साइड में लिख लेंगे। 6 और 4 का अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है तो अब हमको देखना पड़ेगा किससे डिवाइड होगा। तो हमारा 6 और 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे।
अब 2 3 6 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे और 2 दूनी 4 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 हमारा नहीं होगा 2 से डिवाइड, लेकिन हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 3 को एज इट इज लिख लेंगे और हमारा 2 1 2 होता है, तो हम लोग 2 से लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास बचा 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे, तो 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एलसीएम की वैल्यूज आई हैं, ये दो और ये दो, इसे हम लोग क्या करेंगे, आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो हम लोगों के पास एलसीएम की वैल्यूज क्या आई हैं, 2 × 2 और गुणे 2, ये हमारी एलसीएम की वैल्यूज आई हैं। अब हमें इसे सिंपली कुछ नहीं करना है, इसे आपस में कर लेना है मल्टीप्लाई। 2 × 2 और गुणे 3 आया है हम लोगों के पास, एलसीएम की वैल्यूज हमारी पास आई हैं 2 × 2 और 3। इसे हम लोग जब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 4 और 4 × 3 आएगा 12। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 12। अब इस एलसीएम वैल्यू को हम लोग को नीचे लिख लेना है। अब हम लोगों को देखना है कि 6 में 12 का पहाड़ा कितनी बार लगेगा। 6 2 12 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 2 12 होता है, तो सिंपली जो ऊपर दिया गया नंबर है इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर हम लोग 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2। फिर हम लोगों को देखना है जो 4 होता है, 4 में 12 कितनी बार आता है, 4 3 12 होता है, तो हमें जो ऊपर नंबर दे रखी है उसे कर देना है 3 से मल्टीप्लाई। 4 3 12 होता है, तो हमें जो न्यूमरेटर का पार्ट होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपस में ऐड कर देना है। तो जब 3 3 करेंगे तो आएगा 9 और हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 11/12 आएगी। ये हमारा प्रोसेस होता है किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने का। जब हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉमन नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं होती है, तो हम लोग जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है वो ऐसे ऑपरेट करते हैं। इसको हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं। अगर हम लोगों को एलसीएम नहीं निकालना है, सिंपली इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा इधर बढ़ा के लिखे दे रहा हूं। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल मेथड सीख लिया कि हमको अगर कोई भी मेथड ना पता हो तो कैसे करें, लेकिन अब हम लोग एक और मेथड देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये दे रखा हो 1/6 और दे रखा हो 1/6 प्लस 3/4, अगर हमें इसे ऐड करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू होगी, जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, इसको पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पहले वाले फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर वैल्यू होगी इसको दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे डिनोमिनेटर्स होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें 6 × 3 करके और नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको ऐड मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 24 आएगा हमारा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा आएगा 4 प्लस 6 18 और 24। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 18, 18 4 होता है 22, 22/24 आएगा हमारा। और अगर इस 22/24 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11/12। तो हमारी वैल्यू सेम आई है जैसी हमारी उससे आई थी, लेकिन ये जो हमारा मेथड होता है ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इधर एग्जाम्पल हम लोगों के पास दे रखा है, 1/6 दे रखा है और 3/4 दे रखा है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपली जो हमारे डिनोमिनेटर्स है उनको हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया। जो हमारा 4 था उसको हम लोगों ने इसके न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। फिर हम लोगों को ऐड करना है, तो हम लोगों का जो इधर का डिनोमिनेटर पार्ट था इसको हम लोगों ने इधर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और इसको सिंपली सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर आया 11/12। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एडिशन का ऑपरेशन कैसे फ्रैक्शन पे लगाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है फ्रैक्शन वैल्यूज का। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर यही सेम क्वेश्चन हम लोगों के पास माइनस में दे रखा होता तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है 6/7 माइनस 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हम लोगों ने आपको नॉर्मल मेथड बताया कि जब जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कॉमन नहीं होता है तो हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम लोगों का डिनोमिनेटर कॉमन दे रखा होता है तो माइनस में भी सेम रूल अप्लाई होता है। यहीं पे अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता और हम लोगों का जो डिनोमिनेटर होता वो कॉमन दे रखा होता, जैसे हम लोगों को दे रखा होता 6/7 माइनस 3/7, तो हमारा देखिए जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन दे रखा था, तो हमें क्या करना था, जो डिनोमिनेटर था उसे हम लोग नीचे लिख लेते कॉमन डिनोमिनेटर को, और 6 में से 3 को हम लोग माइनस कर देते, सिंपली माइनस कर देते क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कॉमन था, तो हमारा आ जाता 3/7। जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आती वो आती 3/7। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। तो हमारा 7 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो इसे आप लोग इधर लिख लीजिए। अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 2। फिर हम लोग इसे फर्दर 2 से करेंगे तो आएगा 7 और 2, और फिर हम लोग इसे 7 से करेंगे तो हमारे जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो आएगी 2, 2 और 7। अब जब इन लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, आई होप कि आप लोगों को एलसीएम निकालना तो आ गया होगा कि कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 इंटू 2 4 आएगा और 7 4 का कितना होता है 28 होता है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 28, 28 हमारा एलसीएम आएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा हमारा इसका 7 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारा 28। अब हम लोगों को क्या करना है, जस्ट सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों को 28 नीचे लिख लेना है और वही प्रोसेस सेम पहले वाला अप्लाई करना है कि 7 4 जा 28 होता है, मतलब 7 के 4 पर मल्टीपल पे हम लोगों का 28 आ रहा है, तो हम लोग को सिंपली 6 को हम लोगों को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 जा हमारा 24 होता है, तो हम लोगों को लिख लेना है, फिर माइनस साइन लगाना है। ऐसे ही हम लोगों को देखना है 4 में कितनी बार 28 आता है, कितने मल्टीपल पे, तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 होता है हमारा, मतलब 4 7 28 होता है, तो हम लोगों को 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 3 जा कितना होता है हमारा 21 होता है। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 और 28, तो हमारा आया 3/28, ये हमारी वैल्यू आई। जो हमारा नॉर्मल मेथड था उससे हम लोगों ने लगाया तो हमारी वैल्यू आई 3/28। यही हम लोग अगर दूसरी टर्म में अगर इसे हम लोग देखें, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली जो हमारा दे रखा है 6/7 और हमारा दे रखा है 3/4 और हमें इसे माइनस करना है, सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जस्ट हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग इसे परफॉर्म करेंगे तो हमारा आएगा 6 गुणे 4 का होता है 6 4 से आता है हमारा 24, 6 गुणे 4 हमारा 24 होता है, और 24 को हम लोग 7 इंटू 3 में माइनस करेंगे तो 7 तिहाई होता है 21, और नीचे आएगा 7 4 हमारा कितना होता है 28 होता है। तब भी हमारी जो वैल्यू आएगी 3/28, मतलब 3/28 आएगी। तो आप लोग दोनों मेथड सीख गए कि मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन वैल्यूज का, और हम लोग दो मेथड से सीख गए कि हम लोग पहले एलसीएम निकाल के अगर करेंगे तो कैसे करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और या तो हम लोग को ये मेथड पता हो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हैं और ऑपरेशन लगा सकते हैं फ्रैक्शंस पे। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। इस पे आप लोग खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसी से आप लोग जल्दी जल्दी सीखेंगे। चलिए अब हम लोगों के पास दे रखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग क्या कहते हैं, फॉर सॉल्विंग, पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है। तो फॉर सॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू द डिनोमिनेटर। मतलब हम लोगों को क्या करना है, इसमें अगर हम लोगों को गुणा करना है, भिन्नों का गुणा करना है, तो हम लोगों को सिंपली इसे दो पार्ट में करना है। जो हमारा अंश है, जो भी हमारा अंश है उसे हम लोगों को अंश से ही गुणा कर लेना है, और जो हमारा हर है पहले भिन्न का, उसको हम लोगों को दूसरे भिन्न के हर से गुणा कर लेना है।
हम लोगों को ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि मतलब जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन अपॉन डी इंटू डी। इससे आप लोग जल्दी समझ जाएंगे कि हमारा कोई भी फ्रैक्शन दो दे रखे होंगे, अगर हम लोगों को उसमें उसका मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितने भी दे रखे हो, हम लोगों को सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में और सारे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड करके लिख देना है। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन जैसे दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2/3 गुणे 5/2। तो हम लोगों ने देखा है कि सिंपली हम लोगों को क्या करना है, जो न्यूमरेटर पार्ट है हमारा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम लोग न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा हमारा, और न्यूमरेटर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3 दूनी 6, तो हमारा आएगा 10/6। और अगर हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5/3। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अगर हम लोगों के पास ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये अगर हम लोगों को मिक्स फॉर्म में दे रखी हो, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है मिक्स फॉर्म में दे रखी है, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर यहीं पे जो हमारा ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है यही अगर हमें मिक्स फॉर्म में दे रखी हो, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोगों के पास दे रखा है 2/3 गुणे 5 3/4, अगर हमारे पास ये दे रखा है और इसे सॉल्व करना है तो हम लोग को कुछ नहीं करना। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर दे रखा था इसे हम लोग इंटीजर पार्ट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आती है इंटीजर पार्ट से उसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए अगर हम लोगों को इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, पहले हम लोग 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे आएगा 20, और 20 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 23, ये हमारा 23 आएगा। और नीचे सेम डिनोमिनेटर हम लोग लिख लेते हैं, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी मिक्स फ्रैक्शन की वो आएगी हमारी 23/4। समझ गए आप लोग। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर दे रखा होता है इसको इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देना पड़ता है। तो 4 5 20, 20 प्लस 3 23 और 23/4 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 23/4। अब तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे कि हम लोग न्यूमरेटर को जस्ट सिंपली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो 23 और 23 दूना हमारे पास होता है 46। ऐसे अगर हम लोग नीचे देखें 3 4 होता है हमारा 12, या हम लोग सिंपली इसे नीचे ही काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमारा आता, और ये हमारा था 23, 23 बटे हमारा आता 6। लेकिन अगर हम लोग यहाँ भी काट सकते हैं, ये हमारा आएगा ऊपर 23, 2 से अगर हम लोग काटेंगे और नीचे आएगा 6, तो ये हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गया होगा कि हम लोग भिन्नों का गुणा कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू जो भिन्न होगा, जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगा, अगर मिक्स फॉर्म में दे रखी हो तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसके बराबर लिख देंगे, तो हमारी जो होती है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोग अपना लास्ट देखते हैं कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे किया जाता है, और इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक को एंड करेंगे। कल हम लोग फ्रैक्शन के बेसिस पे ही 30 से 40 एग्जांपल्स लगाएंगे, जितने भी हो जाएंगे हम लोगों से पीवाईक्यूज लगाएंगे और देखेंगे कि फ्रैक्शन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। चलिए तो जो लास्ट हमारा बचा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग दे रखा है, कह रखा है कि अगर फ्रैक्शन का डिवीजन है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन वी डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय एन अनदर नंबर, मतलब किसी एक फ्रैक्शन को अगर हम लोग दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द डिवाइडेंट विद द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। मतलब अब इस चीज को समझिए, जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चन कह रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 1/5
और हम लोगों को दे रखा है 1/9। अब समझिए, ये हमारे पास दो फ्रैक्शन दे रखे हैं जिसे हमें डिवाइड करना है। तो क्या कह रखा है, वी नीड टू मल्टीप्लाई द डिवाइडेंट विद द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। मतलब हम लोगों को सिंपली जस्ट ये करना है कि जो हम लोगों का ये पार्ट दे रखा है, पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, 1/5 और दे रखा है 1/9। अगर हम लोग इसे डिवाइडेड फॉर्म में लिखें तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 1/5 ऐसे लिखेंगे, और हम लोग क्या लिखेंगे, 1/9 ऐसे लिखेंगे। मतलब ऐसे ही तो डिवाइड हो रहा है, तो मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है। ये जो वैल्यू है हमारी पूरी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है। मतलब जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है वो भी हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो भी हमारा फ्रैक्शन है। तो हमको सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर देना है। जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हम लोगों को रेसिप्रोकल कर देना है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/5 को हम लोग को एज इट इज लिख लेना है, और इस 1/9 को हम लोगों को उल्टा कर देना है। तो हम लोग को लिख देना है 9/1। मतलब इस 1/9 का हम लोगों को रेसिप्रोक कर देना है। मतलब रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर देना है। मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाएगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को रेसिप्रोकल करना हम लोग कहते हैं। अब हम लोग इसको सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा 9/5। जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आएगा 9/5। देखिए आप लोग, यही दे रखा है। हम लोगों ने क्या किया, बस सिंपली जो 1/9 था, 1/9 था जो हमारा डिवाइजर था जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जो हमारा डिवाइडेंट है, मतलब हमारा जो भाजक है और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइजर है। उसको हम लोगों को जस्ट सिंपली रेसिप्रोक कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना आपस में। यही हम लोग देख लेते हैं। एक और एग्जांपल दे रखा हो, अगर हमारे पास, हम लोगों से कहा हो कि अगर हमारे पास दे रखा है 2/3, अगर हम लोगों को इसको डिवाइड करना है 4/6 से, सिंपली 4/6 से, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, जिससे हम लोगों को डिवाइड करना है इसका रेसिप्रोक कर देना है। तो 6/4, 4/6 का रेसिप्रोक आएगा 6/4, और मल्टीप्लाई कर देना है ओरिजिनल वैल्यू जिसको डिवाइड कर रहे हैं 2/3 को। अब कुछ नहीं करना, आपस में से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर इसको पहले काट लें, 3 एक कम